Hi, today we are going to discuss the purchase consideration, the concept in amalgamation. बीकॉम लेवल के पेपर में अमलगमेशन का क्वेश्चन नॉर्मली दिख जाता है और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें परचेज कंसिडरेशन की जरूरत पड़ती है। परचेज कंसिडरेशन निकलती कैसे है, परचेज कंसिडरेशन होती क्या है, परचेज कंसिडरेशन हमें निकालने की होती है अमलगमेशन में, ये हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम परचेज कंसिडरेशन की बात करें तो परचेज कंसिडरेशन एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना अमलगमेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो सबसे पहले हम परचेज कंसिडरेशन की कवरिंग डेफिनेशन देखेंगे जो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि हाँ परचेज कंसिडरेशन होता क्या है। इन केस ऑफ अमलगमेशन, परचेज कंसिडरेशन इज द एग्रीड अमाउंट विच ट्रांसफरिंग कंपनी, जिसको हम परचेजिंग कंपनी भी बोलते हैं, पेज टू दी ट्रांसफरर कंपनी, जिसे हम वेंडर कंपनी बोलते हैं। मतलब एक जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर कंपनी, तो उसे हम वेंडर कंपनी बोलते हैं। परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट अलग अलग मोड्स में की जा सकती है। तो मोड ऑफ पेमेंट हमारा परचेज कंसिडरेशन का क्या रहेगा, नॉर्मली 3-4 मोड होते हैं। तो आप इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, या तो आप कैश में पेमेंट कर दीजिए, या शेयर इशू कर सकते हैं, या कोई एनी अदर एसेट्स, या तो आप कैश दे दीजिए, या शेयर दे दीजिए, या एसेट दे दीजिए। आप इस परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट इन 3 मोड में कर सकते हैं। परचेज कंसिडरेशन को और भी समझने के लिए हमने एग्जांपल फ्रेम क्या है, और एग्जांपल आपको थोड़ा बहुत और क्लियर कर देगा कि परचेज कंसिडरेशन है क्या। एक XYZ लिमिटेड थी जिसने परचेज किया किसका बिजनेस, ABC लिमिटेड का, एट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ ₹5 लाख कैश एंड 1000 शेयर ऑफ 10 ईच। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ऊपर जो हमने कवरिंग डेफिनेशन पढ़ी उसका सारे पार्ट्स मिल जाएंगे आपको, और साथ साथ आपको मोड्स ऑफ पेमेंट भी समझ आ जाएगा कि क्या कह रहा है। XYZ लिमिटेड आपकी ट्रांसफरी कंपनी जिसने परचेज करा बिजनेस किसका, ABC लिमिटेड का। ABC लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी जिसका बिजनेस परचेज किया गया। एग्रीड अमाउंट जो आपकी डेफिनेशन में कवर हुआ था, मतलब जिसको हम परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे आगे चल के। ₹5 लाख इन कैश मींस मोड ऑफ पेमेंट जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था। 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब मोड ऑफ पेमेंट जो हमने यहाँ पे शेयर्स पढ़े थे। तो ये आपका पूरी जो हमने अभी 2 टर्म्स पढ़ी थी वो आपकी इस एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो गई है। तो आपका परचेज कंसिडरेशन इस एग्जांपल का क्या निकलेगा, ₹5 लाख इन कैश जो हमने पेमेंट करी, ₹1 लाख इन शेयर 10,000 एट द रेट ₹10 ईच। तो टोटल आपकी परचेज कंसिडरेशन निकल के आई, वो आई 6 लाख रुपए। अब हम टाइप्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन पढ़ेंगे। परचेज कंसिडरेशन की डेफिनेशन समझने के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में कितने टाइप्स के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, लमसम मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू, और जिसका दूसरा नाम है सेल एक्सचेंज मेथड भी। हमारे पेपर के जो रेलेवेंट मेथड्स है वो कौन से मेथड है, एक तो नेट एसेट मेथड और एक नेट पेमेंट मेथड। इन दोनों मेथड के बेस पे हमारा अमलगमेशन चैप्टर हो जाएगा बीकॉम लेवल का। लेकिन पीसी कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे अगर फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, ओनली पेमेंट टू शेयर होल्डर्स आर टेकन टू बी कंसिडरेशन, मतलब जो परचेज कंसिडरेशन की आप पेमेंट करने वाले हैं उसमें सिर्फ जो पेमेंट होगी वो किसको पेमेंट करी जाएगी, सिर्फ शेयर होल्डर्स को। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट किस किस मोड्स में होती है। हमने पढ़ा था शेयर परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट 3 तरीके के मोड्स में होती है, कैश में, शेयर में, या कोई एनी अदर एसेट में। ये थे हमारे मोड्स। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी कंसिडरेशन की पेमेंट किसको होगी, तो किसको में आएगा आपका नाम, शेयर होल्डर। कंसिडरेशन फॉर डिबेंचर होल्डर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द पीसी, मतलब जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं और उनके लिए जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको कभी भी कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये आपके कंसिडरेशन में से एक्सक्लूड हो गए।
Liquidation expenses, payments for the cost of absorption or amalgamation are not included in purchase consideration. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपके वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो एक लिक्विडेटर को पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन या एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो वो भी कभी परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं किए जाते। तो इसका मतलब आपका कौन सी चीजें इंक्लूड की जाएगी परचेज कंसिडरेशन में? सिर्फ जो हम शेयर होल्डर्स का पेमेंट करने वाले हैं उसी चीज को हम परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड करेंगे, मतलब ये। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स, कैसे कैलकुलेशन ऑफ मेथड्स। ये सबसे पहले हमारा कौन सा मेथड था पेमेंट पीसी कैलकुलेट करने का? नेट पेमेंट मेथड। हमने अभी देखे थे 4 तरह के मेथड होते हैं, उनमें सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा था? नेट पेमेंट मेथड। हम उसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। नेट पेमेंट मेथड में हम पीसी की कैलकुलेशन करते कैसे हैं। इसका एक फॉर्मेट है, बहुत सिंपल सा, ये छोटा सा फॉर्मेट है। इसको याद करने का तरीका, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग एंड अमाउंट्स। इसको याद करने कैसे करोगे? पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग एंड अमाउंट्स। पेमेंट टू में वो लोग आएंगे जिसको पेमेंट करी जा रही है। पेमेंट इन के अंदर वो लोग आएंगे जिस मोड में पेमेंट करी जा रही है। और मोड्स हमने डेफिनेशन में पढ़ लिए थे कि मोड्स किस किस में पेमेंट करी जा सकती है। और वर्किंग में हमने कैसे पेमेंट करी, उसको कैसे तो ठीक है मोड्स में हो गई, लेकिन उसकी कैलकुलेशन किस बेस पे करी उसमें हम वर्किंग करेंगे। और अमाउंट्स आप जानते हैं कि टोटल कितनी पेमेंट आपने करी। पेमेंट्स टू में हमने पहले अभी इससे पहले पढ़ा था कि जब पॉइंट्स रिमेंबर करने थे, पेमेंट्स किन किन को करी जाएगी? सिर्फ शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हमारे पास हम जानते हैं शेयर होल्डर्स 2 तरीके के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो हम दोनों को पेमेंट कर देंगे। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मोड्स, किन किन मोड्स में पेमेंट करी जाती है। तो वहां पे हम यहाँ पे पेमेंट में क्या है? मोड्स, या तो हम शेयर्स में पेमेंट करते हैं या कैश में पेमेंट करते हैं या कोई एनी अदर एसेट में। तो कैश, शेयर्स। अब आप कहेंगे डिवेंचर एनी अदर एसेट्स में कवर होता है। कैसे? कंपनी अपने डिवेंचर दे रही होगी तो वो उसके लिए एसेट्स हो गए ना, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए तो एसेट्स हो गए। डिवेंचर देंगे तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा इस पे, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? कोई एनी अदर एसेट। तो आपकी पेमेंट किस किस तरीके में होती है? कैश में, इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में और डिवेंचर में। वर्किंग हम करना सीखेंगे। वर्किंग करने का एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, उसको फॉलो करते हुए हम इसकी वर्किंग करेंगे। वर्किंग आपका क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कैसे करते हैं, लेकिन आप फिर भी आप एक बार के लिए जान लें कि आपका फॉर्मूला क्या रहेगा वर्किंग करने का। ऑल कंपनीज नंबर ऑफ शेयर, जो ट्रांसफरी कंपनी होगी, मतलब जिस कंपनी को बेचा जा रहा होगा, जो कंपनी बंद होने वाली होगी, उस कंपनी के एट प्रेजेंट कितने नंबर ऑफ शेयर हैं वो लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको स्वैप रेशियो से। अब आप कहेंगे स्वैप रेशियो क्या है? स्वैप रेशियो है आपका एक ऐसा अमाउंट जिस बेस पे आप उसको नए शेयर देंगे अपनी कंपनी के। मतलब या तो ये क्या होता है, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है कि 3 के बदले में 5 शेयर दिए, 6 के बदले में 3 शेयर दिए, 1 के बदले में 2 शेयर ही दिए, 1:2 रेशियो है, 3:2 रेशियो, ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। या कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो आप दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ 1 शेयर of all company divided by value of 1 share of new company। इसको आप स्वैप रेशियो भी बोल सकते हैं। और उसको मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? एट लास्ट एंट्री अमाउंट से। एंट्री अमाउंट पूछेंगे आप, एंट्री अमाउंट क्या होता है? एंट्री अमाउंट होता है आपका वैल्यू ऑफ 1 शेयर ऑफ न्यू कंपनी, या जितनी न्यू कंपनी की एक शेयर की वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं एंट्री अमाउंट। ये नॉर्मली आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, इसकी आप टेंशन ना लीजिएगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको एक मेथड क्लियर हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल,
पहले मेथड का एग्जांपल करने से पहले एक बार हम सेकंड मेथड भी कर लेते हैं, छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो दूसरा मेथड था अपना नेट एसेट मेथड, जो पेपर के लिए रेलिवेंट है अपना। नेट एसेट मेथड हम अप्लाई कब करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसकी जरूरत हो तब अप्लाई करेंगे, व्हेन ओनली यूज ओनली व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू यूज इट। तब क्वेश्चन आपको कहे चीख के कि आप नेट एसेट मेथड लगाइए, आप परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन बाय नेट एसेट मेथड करेंगे, तो आप नेट एसेट मेथड लगाएंगे। बाय द आप कौन सा मेथड लगाएंगे, जो हमने इससे पहले पढ़ा है, नेट पेमेंट मेथड। और इसकी दूसरी पहचान क्या है, जब आप नेट एसेट मेथड लगाएंगे, दैट वन व्हेन सेलेक्टेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब सेलेक्टेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली जाएगी तो आप नेट एसेट मेथड भी लगाएंगे। ये आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस में करेंगे, और अभी हम इसके बाद एक एग्जांपल भी देखने वाले हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगी सेलेक्टेड एसेट्स कैसे पता चलेंगी कि हमारी टेक ओवर हुई, तो हमको नेट एसेट मेथड भी लगाना है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, नेट एसेट मेथड परचेज पेमेंट मेथड से बहुत आसान होता है, अगर आपको क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर कर दे रखी हो। सबसे पहले आप क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर, जो जो आपने एसेट को टेक ओवर किया उनकी वैल्यू लेंगे लाइन बाय लाइन। उसमें से आप माइनस क्या कर देंगे, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जो जो आप टेक ओवर करेंगे उसको आप माइनस कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ एसेट माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेक ओवर इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन। लेकिन याद रहे, जो आप एसेट और लायबिलिटीज टेक ओवर करेंगे वो किस वैल्यू पे करेंगे, एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू मतलब जो नई कंपनी पुरानी कंपनी को देने के लिए तैयार हो, या उसके एसेट और लायबिलिटीज को लेने के लिए तैयार हो, जिस वैल्यू पे उसको हम बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। अब हम इसका एग्जांपल करेंगे।